2 मार्च 1981 के दिन पीके 326 फ्लाइट जो कराची से पेशावर जा रही थी उसे हाईजैक किया गया। इसका मास्टरमाइंड कौन था पीछे? दो मास्टरमाइंड थे अली भाई पैरेललिज्म में, इसीलिए उनको प्रिंस ऑफ टेरर भी कहा जाता है। तंजीम अल जुल्फकार, उसको बनाने का मकसद क्या था? अल जुल्फकार को बनाने वाले 3 सरबराह हैं दुनिया के। अब जो इंडिया ट्रेनिंग दे रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था, तो उस टाइम पे इंडिया ने अल जुल्फकार के ज़रिए या फिर मीर मुर्सा भुट्टो के ज़रिए अपने कोई मफादात पूरे किए। एक मर्डर आता है उसमें जो बहुत बड़ा मर्डर है, यू माइट बी शॉक। मीर शाहनवाज भुट्टो की पुरस्कार मौत होती है जो उनको जहर दिया गया। ये पुरस्कार मौत नहीं थी अली भाई, वो अफगान लड़की थी। जनरल ज़ियाउल हक का प्लेन क्रैश हो जाता है। क्या ये मीर मुर्सा भुट्टो और अल जुल्फकार की कार्रवाई थी? अभी मिथ कहाँ पर है और रियलिटी कहाँ पर है? 20 सितंबर 1996 के दिन मीर मुर्तज़ा भुट्टो अपने घर के पास ही एक पुलिस के साथ मुकाबले में मार जाते हैं। अब ये पुलिस के साथ एक रिटेलिएशन थी जिसके नतीजे में उनकी मौत हुई या फिर एक प्री प्लान्ड मर्डर। आप पोस्ट करेंगे अगर मैं बोलूँगा तो? दोस्तों, आज से पहले आपने मीर मुर्तज़ा भुट्टो की ज़िंदगी पर कई वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे मीर मुर्तज़ा भुट्टो की ज़िंदगी के असल वाक़यात, उनकी बनाई हुई तंजीम अल जुल्फकार की हकीकत और उनकी मौत का सच। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कामरान में लास्ट एपिसोड में तो हमने बात की थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन। आपने उस पर कई अहम सवालात उठाए थे और जो मर्डर इन्वेस्टिगेशन थी उसके फ्लोज भी आपने सामने रखे थे और कत्ल की साजिश कौन कर सकता है ये भी आपने इशारा दिया था। लेकिन अगर आज के एपिसोड में हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो की कहानी आपसे जानना चाहें, वो कौन थे और उनकी बनाई हुई तंजीम अल जुल्फकार, उसको बनाने का मकसद क्या था? अली भाई, अल जुल्फकार बनाने का मकसद जो था वो एक दहशतगर्द तंजीम जो कि रिटेलिएशन में मार्शल लॉ के रिटेलिएशन में शुरू की जाए, क्योंकि मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो इसके 2 बानी हैं, उन्होंने शुरू की। और उसको शुरू करने का मकसद ये था कि ज़ियाउल हक का जो मार्शल लॉ था उसमें पीपल्स पार्टी के ऊपर जो मुज़ालिम हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ एक दहशत गर्द तंजीम या एक मुसल्लह तंजीम या एक आर्म्ड विंग शुरू किया जाए जिससे मुल्क में केओस कर सकें और मार्शल लॉ का ख़ात्मा करने की कोशिश की जा सके। ये तो मकसद था उसका। नॉट टू फॉरगेट कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो मौत का ज़िम्मेदार वो ज़ियाउल हक को समझते हैं या उनकी तरफ मंसूब करते हैं, तो वो एक ये भी होता है कि बाप के कत्ल का बदला लेना है। दैट्स वन द हाईलाइटेड थिंग। लेकिन उनने इसको ये समझ लीजिए कि अब असल मकसद और तो यही था कि बाप के कत्ल का बदला लेना है। दैट्स द हाईलाइट मकसद। लेकिन वो उसको अगर कहते हैं कि भाई तुम्हारे बाप के कत्ल का बदला हम क्यों लें, तो पूरी आवाम क्यों इकट्ठे हो तुम्हारे साथ, तो वो थोड़ा सा नॉन सेलिंग पॉइंट हो जाता है। ये बहुत से लोग इस बात का जिक्र नहीं करते, लेकिन असल मकसद तो ये था कि ही वाज एंग्री, बाप के कत्ल का बदला लेना है, यादी यादी या। और उसके बाद जो जी जिए भुट्टो सदा जिए, तो अल जुल्फ़िकार का क़याम अमल में आया है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता। लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ मुर्तज़ा भुट्टो इन हिज चाइल्डहुड, तो आपको थोड़ा सा इसकी शख्सियत को समझने में आसानी होगी। मुर्तज़ा भुट्टो लिव इन इल्यूजनल या डिल्यूजनल वर्ल्ड, या इल्यूजन या डिल्यूजन दोनों कहा जाए, यानी एक ऐसी दुनिया में रहता है दोनों। शाहनवाज का जिक्र हम ज़्यादा इसलिए नहीं करते कि शाहनवाज वॉज अ फॉलोअर। शाहनवाज छोटा था, मुर्तज़ा बड़ा भाई था, और शाहनवाज ऑलमोस्ट फॉलो मुर्तज़ा, यानी वो जो भी भाई 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 वो कहता है ना, छोटा भाई पीछे बड़े भाई के पीछे लगा हुआ। सो उसने कोई ऐसी चीज़ सच की नहीं है। वट एवर मुर्तज़ा वॉज सेइंग, शाहनवाज वॉज फॉलोइंग। इन्होंने एक जरीदा शुरू किया पाकिस्तान में, और मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये शुरू किया था। ची गुवेरा एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी गुजरा है, और कार्ल मार्क्स, ये लोग बहुत इम्प्रेस थे समहाउ। और पूरी पीपल्स पार्टी का, शायद आप लोगों में ज़्यादा लोगों को ये बात पता ना हो कि ये कार्ल मार्क्स और ची गुवेरा इस किस्म के, यानी, और ये सुर्ख इनकलाब, एक नारा भी है पीपल्स पार्टी का कि सुर्ख है एशिया, सुर्ख है वो सुर्ख इनकलाब, ये सुरखा कहला, अपने आप को सुरखा कहते हैं। अब जो लोग सुरखा नहीं समझते, सुरखा इज कम्युनिज्म, राइट विंग लेफ्ट विंग। सो ये राइट विंग लेफ्ट विंग जो है लोगों को समझ में नहीं आता, हमारे लोगों को इतनी बारीकियां पता नहीं है
कि ये जो थे, और इसने जो एक रोजनामचा शुरू किया जिसके पास फंडिंग नहीं थी, अपने पैसों से उसको प्रिंट करा था, ही स्पेंड लॉट ऑफ मनी, क्योंकि जाहिर बात है पैसे की तो कोई, आप भुट्टो के बेटे हैं तो आपको पैसे की क्या कमी है। तो माले मुफ्त दिले बेरहम, तो वो जो माले मुफ्त दिले बेरहम वाला मामला था, दे स्टार्ट्स लॉट ऑफ ब्लंडर्स इन हिज अर्ली लाइफ। और मुर्जा ने, चूंकि वो प्रिविलेज बच्चा था, उसने कोई ज़माने के सर्द गर्म नहीं देखे थे, बाहर का पढ़ा हुआ है, ही स्टेड अब्रॉड, एक ज़िंदगी बहुत प्रिविलेज गुजरी है, लाइक अ प्रिंस लाइफ बेसिकली, इसीलिए उनको प्रिंस ऑफ टेरर भी कहा जाता है। तो वो, उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड का इतना आइडिया नहीं था। और ये मैं बिल्कुल आपको, चाहे मैं मुर्सा को पसंद करता हूँ या ना करता हूँ, या उनकी कामों को पसंद करता हूँ, ये इसलिए नहीं कह रहा, ये राय नहीं है, दिस इज समथिंग आई नो। सो मोस्ट पीपल नॉट गोना लाइक इट, बट आई एम नॉट हियर टू मेक पीपल हैप्पी। मेरे कोई किसी को खुश करना तो बैठा नहीं हूँ यहाँ पे। तो वो एक प्रिविलेज बच्चा था, और अगर उस भुट्टो के ताल्लुकात अरब ममालिक में ज़्यादा ना होते तो अल जुल्फ़िकार ना होती। अल जुल्फ़िकार को बनाने वाले 3 सरबराह हैं दुनिया के, अरब मुल्क के। यू माइट बी शॉक्ड, राइट? यस। नंबर 1 लीबिया, मोहम्मद कद्दाफी, जो कि भुट्टो के पर्सनल दोस्त थे। अजीब? अभी अजीब नहीं, अजीब और देता हूं आपको। नंबर 2 PLO, यासिर अराफात, भुट्टो के पर्सनल दोस्त थे। नंबर 3 बशार उल असद लानउल्लाह का भाई हाफिज उल असद, भुट्टो का पर्सनल दोस्त था। ये वो 3 ऐसे अवामिल हैं कि जिससे मिलके अल जुल्फ़िकार का क़याम आया। क्योंकि अल जुल्फ़िकार के लिए चाहिए था पैसा, अल जुल्फ़िकार के चाहिए थी ट्रेनिंग, अल जुल्फ़िकार के लिए चाहिए थे सेफ हाउसेस एंड ऑल दैट थिंग। इनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस तो था नहीं, इनको तो कोई एक्सपोजर भी नहीं था और एक्सपीरियंस भी नहीं था। दे वर जस्ट सम स्टूपिड फुलिश किड्स हु वांट टू स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने ची गुवेरा को बहुत पढ़ा हुआ था। दिस इज द होल थिंग। वो ची गुवेरा, ये समझ लिए कि जगह जगह इनकी ज़िंदगी में शामिल होता गया। हालांकि ची गुवेरा का बचपन जो था और जवानी एक अलग चीज़ है, और ये प्रिंस है। एक प्रिंस ने एक बहुत ज़्यादा महजूज हो के एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ शुरू की जो कि इट वॉज बिगर देन हिम। अब जब सबसे ज़्यादा सपोर्ट, पहली जो सपोर्ट है वो लीबिया की है। मुअम्मर कद्दाफी ने इनको वेलकम भी किया, रखा भी, ट्रेनिंग भी दी। लेकिन कोई एज सच ट्रेनिंग अगर आप कहें कि इन दोनों भाइयों की तरफ से नहीं थी। एंड देन देर इज़ अली सुनियारा है, या उसमें अयाज समूह और कई ऐसे बेतहाशा नाम हैं। और इन्होंने जो दोस्ती की वो इसलिए की इन लोगों से कि उनके ताल्लुकात, और या इन लोगों ने बर्दाश्त इसलिए किया, ऑल्दो इन मैनी ओकेजन दे डिडंट एग्री विद द आइडियोलॉजी, लेकिन चूंकि दोस्त के बेटे हैं और अरब मुल्क में कैसा चीज़ें होती हैं। उसके अलावा 2 और मुल्क हैं इसमें जिसका नाम बहुत ज़्यादा था। इंडिया तो आपने सुना ही होगा कि इनके लोग ट्रेनिंग करते थे, लेकिन एक और एक सेंसिटिव चीज़ चल रही थी। अगर वो ना होती तो शायद अल जुल्फ़िकार ना होती, वो था अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में क्या मामला था कि अफ़गानिस्तान की जो खुफिया एजेंसी, उसका नाम है खाद। अब ज़ियाउल हक ने अफ़गानिस्तान में अमल दखल शुरू किया हुआ था, वहाँ पे तालिबान और वाली चीज़ें, एक कोल्ड वॉर का सिलसिला अमेरिका की हेल्प कर रहा है। सो खाद नीडेड समबडी ऑन देयर पेरोल एंड दैट वाज अल जुल्फ़िकार। सो जो मदद इनको अफ़गानिस्तान की तरफ से आई, या जो उनका रहना सहना अफ़गानिस्तान में रहा, या जो खाद का जो बैकिंग थी, उसकी वजह ये थी कि वो ज़ियाउल हक के दुश्मन थे एंड दे नीडेड समबडी एंड दे बैट इन अ रॉन्ग एंड अ वीक हॉर्स। उनके पास और शायद ऑप्शन इतना ज़्यादा मौजूद नहीं थे। सम फुलिश किड्स हु वांट्स टू डू इट, और नंबर्स मौजूद थे, चूँकि भुट्टो का एक कह लीजिए कि रोमांस है भुट्टो के नाम के साथ के जिए भुट्टो सदा जिए वाला। तो वो जो है जानिसार और पागलपन या डिलूजनल बच्चे, वो इनके साथ शामिल हुए एंड दैट बिकम व्हाट दे कॉल अल जुल्फ़िकार, इसको AZO और कई जगह पे इसको AZU के नाम से किया जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान में कुछ कामयाब, ज़्यादातर नाकाम कार्रवाइयाँ की बिकॉज दे वर डिलूजनल। कामरान भी मीर मुर्तज़ा भुट्टो को आलमी सपोर्ट तो मिल गया, लीबिया का, अफ़गानिस्तान का और इंडिया का, लेकिन क्या ये अल जुल्फ़िकार को इस्टेब्लिश करने के लिए मिला, या जो उसकी कार्रवाइयाँ होती थी, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी प्लानिंग, उसमें भी सपोर्ट मिलता था? इसका मास्टरमाइंड कौन था पीछे? 2 मास्टरमाइंड थे अली भाई पैरेलल इसमें। अब लीबिया की तरफ से जो ट्रेनिंग और पैसा और वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, दे गॉट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट, क्योंकि अफ़गानिस्तान
वॉज नॉट अ प्लेस। तो इनको जो ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट वो लीबिया, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट उनको लीबिया से मिली है। आर्म्स दे गेट फ्रॉम पीएलओ, और उनका बहुत ज़्यादा आर्म्स एमुनेशन में पीएलओ ने बहुत हेल्प की। लेकिन जो 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 प्लॉटिंग थी वो सबसे ज़्यादा वो दो मुल्क थे। मैं उसको 1 और 2 करके बयान करता हूँ। नंबर 1 वॉज खाद, नजीब। तो वो जो प्लॉटिंग में मामला था वो अफगानिस्तान हेल्प कर रहा था, क्योंकि वो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, दे वर वेरी विशस। और उनकी जो प्लॉटिंग थी वो प्लॉटिंग, क्योंकि उनको बॉडी चाहिए थी एंड बॉडी देवर प्रोवाइडिंग, तो वो जो प्लॉटिंग जो थी वो ज़्यादातर जो थी वो खाद की तरफ से थी, और कुछ जो टारगेट्स थे वो इंडिया की तरफ से थे। यानी क्योंकि उनको बेसिकली किसी मुल्क को आपको अनसर्टन सिचुएशन पैदा करनी है, दहशत गर्द कार्रवाइयाँ करनी है, केओस सिचुएशन, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता। जब आपको कार्रवाइयाँ करनी है, यू जस्ट वांट अ केओस, यू वांट बम ब्लास्ट, यू वांट हाई प्रोफाइल मर्डर, ज़रूरन भोपाली फला ढिमकाना। सो आप कहते हैं कि यानी फिर आप किसी को भी लपेट दें, दैट्स गोना बी अ केओस सिचुएशन ऑन मिलिट्री राज के अंदर। तो ज़्यादातर जो कार्रवाइयाँ हैं वो बेसिकली इनको जो इन्होंने इनहेरिट की हैं वो खाद और रॉ से की हैं, और ये इनका अपना ब्रेन चाइल्ड नहीं था। ये इतने मेच्योर या डेवलप नहीं थे कि ये टारगेट को खुद पिक कर सकते। जिनको जो 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 हाईजैकिंग का जो पूरा प्लॉट है, सलामुल्लाह आलमगीर टीपू वाला जो मामला है, वो टीपू वॉज इट सेल्फ लफंगा बदमाश ठग। आई मीन इट वॉज, उसके साथ अरशद अली खान थे, जिसके भाई मेरा दोस्त आमिर वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। जो अरशद का जो भाई था वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम बैक इन अ डेज। वो हमसे बड़ा था उस वक्त, बट ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो उस वक्त से मतलब जो मैंने समझा उसके सऊद या और ऐसे लोग हैं जो उस वक्त शामिल हुए, या ताजू है जो कि लियारी गैंग वॉर में आपने उसका बहुत नाम सुना होगा कि ही वाज पार्ट ऑफ इट। और इनकी ज़्यादातर जो रिक्रूटिंग जो लियारी से उस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि वहाँ एजुकेशन की कमी थी और वो जियाले बहुत ज़्यादा थे, एंड दे वांटेड समथिंग, उनको कुछ करना था भुट्टोइज्म के लिए। तो वो जो इनकी रिक्रूटिंग थी वो अनएजुकेटेड वो लोग थे जो इन्होंने जो ब्लंडर्स किए हैं। विल गो फॉरवर्ड, आपको मैं ब्लंडर बताऊंगा आपकी अकल, क्योंकि वो बात नहीं करता, लोगों को पता नहीं है। मैं स्वीडन में रहा हूं जहां पे काफी लोग जो इन्होंने हाईजैकिंग में छुड़वाए थे वो स्वीडन में थे, और वो रोते और कोसते हैं इस मामले को, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं उसके अंदर कि अनइमेजिनेबल। कोई क्योंकि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कोई ऐसी चीज नहीं थी। यानी अल जुल्फ़िकार बेसिकली क्या था कि वो बुलाते थे और आपको हलफ लेते थे। अब तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, इन लोगों ने कुरान तो पढ़ा नहीं है, दे डोंट नो नथिंग अबाउट कुरान। और ये कुरान के ऊपर तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मुझे तो कहते हुए ज़बान मेरी कांपती है, क्योंकि बट ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये डिलूजनल वर्ल्ड मैंने पहले बताया। तो कुरान के ऊपर पिस्टल रख के और उसके ऊपर वो हल्फ लेते थे, और हल्फ ये होता था कि कोई भी जायज़ और नाजायज़ काम, अब जो भी तुमसे कहा जाएगा तुम वफाद। और वो हल्फ जो था वो बेसिकली मुर्तज़ा भुट्टो का हल्फ लेते थे। तो वो हल्फ लेने के बाद जो है वो अब ऐसा आदमी जिसने कुरान को नहीं पढ़ा या कोई मजहबी तंजीम तो नहीं, आप कुरान पे हलफ लेना और इतनी बड़ी बात, और कुरान के साथ अगर आप कभी कोई खिलवाड़ करते हैं तो वो अपना फैसला खुद करता है। और यही एक वजह है कि इनके डाउनफॉल की जो आपने बाकी एंड में जो दर्दनाक अंजाम देखे, आई थिंक पर्सनली एंड आई अज्यूम कि वो एक, मेरा ख्याल एक कुरान का मामला था। तो हलफ इन्होंने लिए और फिर इन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू किया और लोगों को शामिल किया, लेकिन उसमें भी आपस में भी, क्योंकि देवर ऑर्गेनाइज नहीं थे, अकल नहीं थी, समझ नहीं थी, अपने ही लोगों को जेल में डाला, अपने लोगों को अफगान में बुलाया वहाँ पर कह के, और अफगान हुकूमत से या खाद से कह के उनको अरेस्ट करवा दिया। कुछ लोगों के ऊपर इन्होंने हिट निकालना शुरू कर दिया, अपने ही लोगों के ऊपर, बेस्ड ऑन no knowledge of anything. So I'm going to criticize this heavily, just bear with me, क्योंकि I'm not going to draw a picture of Al Zulfikar as some जिसको लोग fantasize करके romanticize करके एक करते हैं, क्योंकि I know the reality of it. Most people वो रेटिंग के चक्कर में या अपने सामीन को महसूस करने के लिए करते हैं। That's not what I do. I break the myth and that's what I'm here for. कामरान भी, अब ये बात तो समझ आती है कि लीबिया यासिर अरफात और हाफिजुल असद, क्योंकि उनके दोस्त के बेटे हैं मीर मुर्तज़ा भुट्टो, इस वजह से वो सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं आता कि उस वक्त पर भी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान, वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्या ऐसा तो नहीं था कि इंडिया और अफ़गानिस्तान अपने मफादात मीर मुर्तज़ा भुट्टो के ज़रिए पूरे कर रहे हों, या फिर मीर मुर्तज़ा भुट्टो अपने मफादात जो हैं वो अल जुल्फ़िकार के ज़रिए पूरे कर रहे थे? नहीं, अच्छा सवाल है अली भाई। तो पहली बात तो ये कि वो 3 अरब ममालिक वो तो दोस्ती की बिना पे कर रहा, उनका कोई गर्ज या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि पाकिस्तान में, डजंट रियली मैटर, उनके खारजी और दाखिली मसाइल के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाले नहीं थे। कि रिलेशन ऑलरेडी जो थे वो ज़िया उल हक वॉज नॉट द काइंड ऑफ गाय कि जो पैरल रिलेशन विद दिस एंड दैट, या
इट डिडंट अफेक्ट हिम मच या इट डिडंट अफेक्ट देम मच। लेकिन ये दो जो ममालिक हैं, क्योंकि उनका जो था वो मेन मसला, अब इंडिया तो अजली दुश्मन है पाकिस्तान का, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो उनके मकासद ये थे कि चलो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होंगी, ऑलरेडी मिलिट्री हुकूमत है, वी गोना ट्राई टू डू सम टारगेट्स को अपने अवामिल को, एंड दैट्स व्हाट हैपन जब आप किसी दुश्मन की हेल्प लेते हैं तो वो दुश्मन अपने टारगेट्स को आपके जरिए जो है वो हिट करने की कोशिश करता है। सेम थिंग गोज टू अफगानिस्तान ऑन दैट टाइम। और क्योंकि अब इनका नारा भी सुरखा है ना, कीप दैट इन माइंड, सो दैट समथिंग सिमिलैरिटी गॉट टू डू विद, यानी जो अफगानिस्तान वाला मामला ये सुरखे हैं, तो इनके जहन में वही ची वगैरह घुसा हुआ है। तो इन लोगों ने जो जितनी भी कार्रवाइयाँ की उससे बेसिकली अगर आप कहें कि एज सच मफाद जुल्फ़िकार का नहीं था, वो उनका जो मफाद था वो इंडिया और यानी जिस एजेंडे पे ये काम करता है, अगर सही तरह पे ये कहा जाए कि जुल्फ़िकार अपने एजेंडे पे या किसी भुट्टोइज़्म हमारी मंजिल पे काम नहीं करी थी, क्योंकि अगर आप देखें ना व्हाट डिड दे अचीव, कुछ अचीव तो नहीं किया, क्योंकि बेनज़ीर की राह में सबसे बड़ी रुकावट, क्योंकि बेनज़ीर वो ट्राइंग टू टेक ओवर, एंड बेनज़ीर की जो सियासत थी उसको सबसे ज़्यादा जो धब्बा लगा हुआ था वो जुल्फ़िकार का नाम, मतलब दहशतगर्द 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 की बहन, दहशतगर्द की दिस, दहशतगर्द की दिस। ऑल्दो कीप इन माइंड कि जो इनकी वालदा हैं शी लीन टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स मुर्तज़ा, वो उनका लाडला बेटा था। सो ऐसा नहीं है कि नुसरत भुट्टो के लिए बेनज़ीर वॉज अ सिचुएशन, असल वारिस जो वो उसको बस जरूरियात के तहत शी वॉज विद बेनज़ीर, क्योंकि तो ज़्यादातर अगर कहें तो नुकसान जितना पहुंचाया है बेनज़ीर की सारी काम को या बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी को या बेनज़ीर पार्टी को, वो मुर्तज़ा भुट्टो की जुल्फ़िकार ने पहुंचाया, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा मुश्किलात पेश आई इस वजह से। और जो टारगेट्स थे वो जितने भी टारगेट थे दहशतगर्दी के थे वो अचीव बाय अफगानिस्तान और इंडिया, उनके टारगेट्स को ज़्यादा रीच किया। इनको ना कोई फ़ायदा हुआ उससे, ना कोई एक नाम बन गया, एक मिथ हो गई एक क्रिएट। बट अगर आप कोई भी अगर आप किसी अक्लमंद इंसान से जो इन मामलात को समझता है अगर आप पूछेंगे तो ही विल गिव यू द सेम आंसर, इन्होंने अकॉम्प्लिश कुछ नहीं किया, दे लूज अ लॉट ऑफ इट। कामरान भी उस टाइम पर आम पाकिस्तानी शहरी जुल्फ़िकार के बारे में क्या सोचते थे? क्या उसे बागी तंजीम समझते थे या फिर दहशतगर्द तंजीम? एक इंग्लिश में कहावत है, वन मैन फ्रीडम फाइटर अदर मैन टेररिस्ट। कितनी भी जमात आप देख लेंगे उनको एक जो होता है वो किसी के लिए जो होता है वो फ्रीडम फाइटर होती है और दूसरे के लिए वो दहशतगर्द होती है। देयर इज ऑलवेज टू साइड ऑफ इट। कोई भी ऐसा नहीं होता कि अलकायदा भी वन मैन फ्रीडम फाइटर अदर मैन टेररिस्ट, दाइश वन मैन फ्रीडम वन। अगर हर कोई उसको टेररिस्ट नजरिए देखेगा तो शामिल कौन होगा? शामिल वो होते हैं जो फ्रीडम फाइटर समझ कर शामिल होते हैं। दैट इज द स्टोरी। यानी कम अकल लोगों के लिए यही मसला है कि वो इस चीज़ों में शामिल हो जाते हैं समझ के कि फ्रीडम फाइटर दे गोना डू समथिंग अबाउट इट एंड नथिंग हैपन। तो पाकिस्तान में जो रिएक्शन था वो तो जो एंटाई पीपल्स पार्टी लोग थे या एंटाई पीपल्स पार्टी या रिलीजियस माहौल में, तो वो तो एक दहशतगर्द तंजीम ही थी, तो ऑफ कोर्स। बट लेकिन पीपल्स पार्टी वालों के लिए वो निजात दहंदा भुट्टो का बेटा और जुल्म का शिकार बाप मजलूमियत में मारा गया और उसके बाद वो एक रेवोल्यूशन चला रहा। सो पीपल्स पार्टी के लिए वॉज अ फ्रीडम फाइटर, लेकिन नॉन पीपल्स पार्टी के लिए वो एक दहशतगर्द तंजीम थी। कामरान भाई अब इस तंजीम की कार्रवाइयों की बात करते हैं। सबसे पहली कार्रवाई 2 मार्च 1981 के दिन PK 326 फ्लाइट जो कराची से पेशावर जा रही थी उसे हाईजैक किया गया। अब ये जो प्लान था सारा इस प्लेन हाईजैकिंग का वो किसका था? क्या वो मीर मुर्तज़ा भुट्टो का अपना प्लान था, इंडिया का था या फिर अफगानिस्तान का? और इसकी तैयारी कैसे की गई और इसे एग्जीक्यूट कैसे किया? क्योंकि ये वाहिद प्लान था इनका जो कामयाब हुआ उस टाइम पर। Ali bhai, I beg to differ, but I'll tell you why it was not कामयाब. I'll tell you why. Nothing was कामयाब on it. It was a failure. अगर आप ये कहते हैं कि हाईजैकिंग कामयाब हो गई तो ऑफ कोर्स, बट आई विल गिव यू समथिंग बिफोर वी गो देयर। वी विल टॉक अबाउट जो इसका मास्टरमाइंड है वो है अफगानिस्तान। दैट्स द मास्टरमाइंड ऑफ इट. इट वाज नॉट मुर्तज़ा भुट्टो's प्लान. he had nothing practical to do with it. क्योंकि जिसको एग्जीक्यूट करने वाला जो लीडर था वो था सलामुल्लाह आलमगीर, जिसको टीपू कहा जाता है. टीपू वॉज अ गुंडा बदमाश, सेंट्रल का लफंगा. आई मीन ही वॉज नॉट इन अ कॉलेज, वहाँ जाता था, वही उसका हुलिया. उसको टेरर, मतलब वो अपने आप को टेरर कहलवाने का शौकीन. देयर इज पीपल, स्टूपिड पीपल एवरीवेयर. वो अपने वो बूट्स पहना हुआ है और उसने शर्ट पैंट टक इन किए कमांडो स्टाइल में,
एंड समहाउ उसको अफ़गानिस्तान जाना पड़ा अपनी अपनी कुछ मुश्किलात की वजह से। और ज़ाहिर बात है वहाँ पे पाकिस्तानी ऐसा तो एक कैंप नहीं चल रहा था, दी वॉज द ओनली गाय। एंड उन्होंने एक दूसरे को मिला और जाना, और उसको पता चला कि ज़रूरत जो है वो जुल्फ़िकार को एक ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा होती है जिनका आईक्यू लेवल कम हो और रैशनल लेवल ज़्यादा हो। सो ही गॉट रिक्रूटेड, उसको भी कमांडो बनने का शौक था, और इसी वजह से वो हाईजैकिंग टेक इफेक्ट हुई। और कीप इन माइंड कि ये वो दौर है अली भाई जिस वक्त एयरपोर्ट सिक्योरिटी पूरी दुनिया में कहीं इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। ऐसा कोई नहीं था कि बहुत ज़्यादा वो 9/11 से कब बाद का तो दुनिया का नक्शा बदल गया है। तो जब आप इसको सोचें इस हाईजैकिंग को, तो उस नज़रिए ना सोचें जो आज का एयरपोर्ट है। यू टॉकिंग अबाउट बैक देन एयरपोर्ट, यानी आज एयरपोर्ट पे अगर आप जाते हैं कराची एयरपोर्ट पे या पंजाब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, तो आप आज बाहर छोड़ते हैं, पैसेंजर चलता है। दैट वाज द एरा व्हेन द पैसेंजर एंड फैमिली कैन गो एंड क्लोज टू द गेट तक चले जाते थे। तो इतनी ज़्यादा कोई क्लियरेंस या कोई इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी चीज़ें नहीं होती थी उसमें। तो ब्रेन चाइल्ड जो ये तो था जो अफगानिस्तान का ही था, जो एग्जीक्यूट करने वाला सलामुल्लाह आलमगीर टीपू एंटराज, जिसमें अरशद भी शामिल थे, अली खान भी शामिल थे। सो ऑल दोज गाइज देवर ब्रेव सोल्स, ठीक है, उनको कुछ करने का शौक था एंड इट वॉज वेरी डूएबल। और उसके बाद इनके पास एक जगह मौजूद थी जहां उनको लैंड करना था, दैट वाज अफगानिस्तान ऑफ कोर्स, जहां उनको लैंड करना था। लेकिन अली भाई अब आप कामयाबी और नाकामी की बात करते हैं, लेट मी ब्रेक अ मिथ। कामयाबी नाकामी क्या होती है, व्हाट डिड यू अचीव फ्रॉम इट? आपने कहा कि हमें पीपल्स पार्टी के जियालों को जेल से छुड़वाना है, 54 लोगों की लिस्ट दी गई। अच्छा, वो ज़ियाउल-हक वाज नॉट एग्रीइंग टू दैट इन अ फर्स्ट प्लेस। ज़ाहिर बात है, नोबडी एग्रीज टू दैट कि आप कभी भी दहशतगर्द के साथ नेगोशिएट नहीं करते हैं कि दुनिया में एक चीज़ पाई जाती है। तो उस जहाज़ में जो प्रेशर पॉइंट आया, वो प्रेशर पॉइंट ज़ियाउल-हक के लिए जो था वो 4 या 5 अमरीकी पैसेंजर्स थे, जिसको इसने कहा कि अगर मेरे मुतालबात नहीं माने गए तो मैं इनको एग्जीक्यूट कर दूंगा, मैं इनको कत्ल कर दूंगा। वो प्रेशर अमेरिकन प्रेशर था, जिसकी बुनियाद पे ज़ियाउल-हक जो थे वो बकल हुए और उन्होंने निगोशिएट किया और उन लोगों को छोड़ दिया। अब जो लिस्ट प्रोवाइड की गई थी अली भाई, दे डिडंट हैव अ ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट। कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट नहीं थी, रैंडम लिस्ट थी। उसमें कोई ऐसे लैंडमार्क लोग नहीं थे कि अब देखें ना, जो भी आदमी उस लिस्ट से रिलीज होगा, आप जेल में ऑलरेडी सजा काट रहे हैं फॉर वट एवर XYZ रीज़न, पॉलिटिकल चार्ज कह लें या आप उसको रिटेलिएशन पे कह लें या हुकूमत की कोई कार्रवाई कह लें या ब्लंडर कह लीजिए। तो अगर आप एक सज़ा काट रहे हैं तो देयर इज़ गोना बी अ पॉइंट। ये पाकिस्तान में होता है कि सियासी कैदी एक टाइम पे आके जब सियासत चेंज होती है, यानी मार्शल लॉ चला जाता है या सिविल हुकूमत आती है, जो कि बहुत रैंडम होता है, 3 से 4 साल का स्पेल या 5 साल का स्पेल, हमारे यहाँ तो 3 से 4 साल का स्पेल ही कह लीजिए इसको, ऑल्दो ज़ियाउल-हक वाज द लॉन्गेस्ट स्पेल, बट बाय हुक और बाय कुक। लेकिन ये कि व्हेन थिंग्स चेंज, द पॉलिटिकल जितने भी कैदी होते हैं वो एक टाइम पे आके छूट जाते हैं। लेकिन अगर आप एज सच प्रोडक्ट ऑफ सम टेररिस्ट अटैक या टेररिस्ट कोई अगर ऐसी चीज़ हुई है या जहाज़ की हाईजैकिंग है, तो आपके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं उस मुल्क के ऊपर, फिर आपको कहीं और जाके सियासी पनाह लेनी पड़ती है, जो कि हुआ इन केसेस में। उसमें कई नाम ऐसे हैं, आई पर्सनली मेट सम ऑफ द गाइज जिनकी रिलीज में कुछ महीने बाकी थे। इन्होंने, अहमकों ने, ऐसे लोगों के नाम, देयर इज अ गाय इन स्वीडन एंड आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम, बट इनका एक और भी साथी था जो राजा, जिसको उन्होंने बाद में रिटेलिएट करके फॉर पैनिक और ऑब्वियस रीज़न उस बेचारे के साथ उसको जेल में डलवा दिया। आई थिंक उसके बाद वो ही वेंट टू स्वीडन, खैर वो रिलीज़ हुआ एंड ऑल दैट थिंग। एंड राजा वाज वन ऑफ द वेरी सैड केस, बट देयर आर मल्टीपल केसेस लाइक दैट कि जिनकी रिलीज़ में कुछ महीने बाकी थे, किनकी रिलीज़ में कुछ माह बाकी थे। अब उनके ऊपर उस मुल्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होके, और वो लिटरली गालियाँ देते थे कि यार इसने देखो ज़िंदगी बेड़ा गर्क करा दी। इनसे नहीं पूछा कि तुझे जाना भी है नहीं जाना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल डिडंट वांट टू लीव दैट सिचुएशन, बट इन्होंने एक हमारे 54 कैदियों को रिहा करा दी। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक यार, एंड वर दे यूजफुल टू यू? सो जब उन लोगों को रिलीज कराने के बाद इन्होंने उनको एक वे दिया कि इधर आप स्टे करें यहाँ पर और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। देयर वर 30 पीपल, जो उसमें से 30 लोग थे जिन्होंने शमुल, उनके पास रास्ता नहीं था, व्हाट यू गोना डू, आगे दलदल पीछे दलदल। तो एक रिलीज तो करा दिया, अब व्हाट आई एम गोना डू, मैं अफगानिस्तान में रह के यहाँ चने बेचा करूंगा या चिकन स्ट्रीट पे जाके मुर्गी बेचूंगा, व्हाट आई एम गोना डू? शामिल इनको करा दिया उसके अंदर। नाउ फ्रॉम वन प्रॉब्लम, जेल प्रॉब्लमेटिक, तो नाउ अब आप द पार्ट ऑफ बिकम अ दहशतगर्द तंजीम। फैमिली गई, सब गया, बेड़ा गर्क हो गया, बिकॉज
what other choice do you have? वो 20 से आने जो थे they move on, and some went to Europe, some are still living in Europe, some living in Middle East, and they still, some are still alive and living in Middle East, and उनके मुंह से जो दिल से जो गालियां निकलती हैं वो अनबिलीवेबल है। तो जो लोग शामिल हो गए, दे बिकम द पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। सो अगर आप कहते हैं नाकामी और कामयाबी को जांचते हैं, तो व्हाट यू अकॉम्प्लिश बंच ऑफ डोंकीज, जिनका कोई काम नहीं था। दे वर नॉट ट्रेन थिंग, या कोई ऐसे तो नहीं थे कि कोई बहुत बड़े थिंकर थे, ये बहुत बड़ी, क्योंकि रैशनल चेंज पीपल्स पार्टी की आई तो वो बेनज़ीर की वजह से हुकूमत में आई, तो दैट वाज बेनज़ीर का ग्रुप, जिसका अल जुल्फ़िकार के साथ कतन कोई ताल्लुक नहीं रखा उसने, हालांकि भाई था, बट शी हेटेड हिम फॉर दैट। आई मीन एक, और उसको खौफ भी था उसको, क्योंकि बेनज़ीर वांटेड अ गवर्नमेंट, शी वांटेड टू रूल, उसको पता था कि मुझे रूल करना है, और मेरे राह की सबसे बड़ी रुकावट मुर्तज़ा है। एक के लिए दोनों एक दूसरे के लिए सर दर सर बने हुए थे, भाई बहन आपस में, और मदर वॉज लिविंग टूवर्ड्स टूवर्ड्स द सन मच मोर। सो अली भाई, अकॉम्प्लिशमेंट की अगर आप बात करें तो ओनली अकॉम्प्लिशमेंट इज द 54। आपने अगर कोई ऐसे होते कि डेथ रो में 54 लोग थे और दे बिकम, अगर आपने छुड़वा भी लिए वो डेथ रो के 54 लोगों को, लेकिन वो डेथ रो के 54 लोगों को अगर आपने छुड़ा लिया, तो हम इस दुनिया में ये देखते हैं कि हाउ आर दे बेनिफिशियल, यानी उनका फ़ायदा, या उनका कोई एक फ़ायदा होता है ना कि हाउ आर दे बेनिफिशियल। कुछ अदर किडनैपिंग या हाईजैकिंग हुई है पाकिस्तान में, कुछ हाईजैकिंग हुई, या जैसे अदनान रशीद ने जेल तोड़ी और वहाँ से रिहा कराया, तो दो वो हाई लेवल टारगेट, उसने एक टारगेट का इंतखाब इसलिए किया कि मैं इस जेल से छोड़ूंगा, मेरे यहाँ पे 50 या 200 आदमी मुझे छुड़ाने, लेकिन 12 मेरे हाई वैल्यू हैं इसमें, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, जो लीडरशिप में रोल में हैं, एंड दे आर द गाइज हु आर इन इट। सो अदनान रशीद ने जो जेल तोड़ी यार, और दूसरी एक और रिलीजियस हाईजैकिंग जो हुई, जिसमें आपको याद होगा हमने उमर शेख के ऊपर एक बात की थी, तो उमर शेख और एक और शख्सियत जो इस्लामी शख्सियत कहा जाए, या इंडिया के लिए उनको किसी दहशतगर्द तंजीम का कहा जाए, तो दैट वॉज अ टारगेट ऑफ कोर्स। तो दे वर वैल्यूएबल पीपल, बट इसमें आप मुझे एक नाम अगर आप मुझे गिनवा दीजिए कि हु वाज द वैल्यूएबल टारगेट, नोबडी वाज देयर। सो आप इसको इस वक्त दुनिया की कामयाब हाईजैकिंग तो कह सकते हैं, लेकिन व्हाट डिड यू अकॉम्प्लिश? जीरो, नथिंग। कामरान भी अब एक तरह से तो ये प्लेन हाईजैकिंग कामयाब हो गई। जो लोग उन्होंने मांगे थे उनको तो छोड़ना पड़ा। जो उस टाइम पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट या जनरल ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट थी, उसने तो घुटने टेक दिए। तो इसका जो रिएक्शन था, इसका रिस्पॉन्स था, वो पाकिस्तान में क्या आया? कोई क्रैकडाउन हुआ उन लोगों पर जो अल जुल्फ़िकार के पाकिस्तान में मौजूद थे उस टाइम पर? अली भाई, रिटेलिएशन तो हुई, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुई। कीप इन माइंड कि ये मार्शल्ला का दौर है, ठीक है? तो ये तो नहीं था कि प्रेस को खैर आज भी नहीं है वो तो, लेकिन ये कि पीका एक्ट लग जाता है, लेकिन ये कि कोई ऐसा नहीं था कि कोई हर चीज़ लोग वीडियो कैमरा तस्वीरें बना रहा हूँ। सो ये वो दौर है जब आप मेनली पीटीवी तो भूल ही जाए ना, यानी तो कुछ है ही नहीं, एक ही चैनल है आपके पास, वो तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपके पास जो एक ही मीडिया है वो अखबार रह जाता है। तो अखबार भी सख्त सेंसरशिप का शिकार है। तो ऐसा तो नहीं था कि वो कार्रवाइयाँ तो हो रही नहीं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और जुल्फ़िकार के ख़िलाफ़, यानी ऐसे पुलिस भी कर रही थी और मिलिट्री भी ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही थी कि इनके टारगेट्स को हिट किया जा रहा था। दे वर नॉट टू मैनी, जो लोग थे वो बाहर भाग रहे थे, या तो वो अफ़गानिस्तान में थे या वो इंडिया में थे। दे वर स्टेइंग देयर, मेजॉरिटी ऑफ वर लिविंग इन अफ़गानिस्तान इन अ पैलेस, फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश। तो वो लोग वहाँ रह रहे थे, दे हैव क्वार्टर्स एंड लिविंग क्वार्टर एंड थिंग लाइक दैट। तो ऐसा तो नहीं था कि पाकिस्तान में अल जुल्फ़िकार जो है वो मोटरसाइकिलों पर निकल रही हो और बम फेंक रही हो और पेट्रोल बमों से हमले हो रहे हो। तो लेकिन जो सीधा कार्रवाइयाँ जहाँ पे पुलिस को खबर मिलती थी, जहाँ फ़ौज को खबर मिलती थी, देवर एलिमिनेटिंग, सीधा मार ही देते थे। वो तो कोई ज़्यादा कुछ अरेस्ट वरेस्ट का मामला ही नहीं था, दहशत सीधा। तो ऐसा नहीं है कि ज़ियाउल हक वाज क्वाइट। हाँ, उसका बस अफगानिस्तान में नहीं चलता था। इफ़ ही कुड ही वुड हैव डन इट, लेकिन उसके कंट्रोल में अफगानिस्तान तो था नहीं, उसके पास ऐसे ज़राए नहीं मौजूद थे कि वो उनको वहाँ हिट कर सकता। इफ़ ही कुड हैव, ही वुड हैव। डिड ही ट्राई? वी डोंट नो। डिड न्यूज़ एवर केम आउट? ओनली फौजी नोज उस दौर के, उनसे किसी को ये पता, और वो भी शायद इस बारे में कभी बात नहीं करते, क्योंकि कोई अपने भी ऐसी चीज़ को जो है वो ज़्यादा हाईलाइट ज़्यादा नहीं करता। लेकिन दे डिड हिट लॉट ऑफ टारगेट्स इन पाकिस्तान, इंटीरियर सिंध में, कुछ पंजाब में, कुछ कराची में, तो खैर इट वाज, लियारी में तो अजाब बना हुआ था, एंड दे वर हिटिंग द टारगेट्स। लेकिन ऐसा नहीं था कि रावी चैन लिखता और ये करने के बाद सुकून की नींद से हो रहे हो, एंड पीपल्स पार्टी वाज गेटिंग टारगेट। अब जुल्फ़िकार की कंधे पे बंदूक लगा के पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग टारगेट हुए, जिनके नाम नहीं भी आते थे, यानी नापसंदीदा अफराद की फहरिस्त से पीपल्स पार्टी के वो लोग उठा लिए गए जिनका ताल्लुक जुल्फ़िकार से नहीं था,
उन्होंने डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट नहीं किया, बल्कि पीपल्स पार्टी के बहुत से बड़े कारकुनों को और लीडरों को उन्होंने जुल्फ़िकार के स्टैंप लगा के बैन किया या टारगेट किया। लेकिन ये लोग भी सारे भगौड़े ही थे ना, देवर जो जो अच्छी लीडरशिप थी वो देवर रनिंग टू द लंदन, तो सारे लोग तो वहाँ बैठे हुए थे। यू वांट टू मेंशन नेम, आई विल मेंशन इट। लेकिन ये कि अगर आप नाम याद रखें, जो उस वक्त का जो शेर पंजाब जो है वो घर वो किधर बैठा हुआ था, वो लंदन में बैठा हुआ था। ही वॉज ऑपरेटिंग आर देर, कराची आता तो वो डील ही बना के, दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ अ डील, कि कुछ ना कुछ बैकडोर डील से। और कुछ ऐसे लोग थे जो प्लेइंग ऑन बोथ साइड ऑफ द विकेट, यानी वो दोनों तरफ विकेट के खेल रहे थे। एंड कीप इन माइंड, बेनजीर वॉज अ एमेचर पॉलिटिशियन, वो उसकी उम्र भी कम थी, ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई है, वो ये देसी चालाकियों को समझती नहीं थी, एंड शी वॉज वेरी वेरी एमेचर। तो वो रिलाय किन पे कर रही थी, उन बुढ़े घोड़ों के ऊपर। और ये सारे बुढ़े घोड़े, ये खाग सियासतदान विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। एंड बट सम ऑफ हिम गॉट हिट, जो अगर उन्होंने थोड़ा सा लीन किया टुवर्ड्स द पीपल्स पार्टी साइड, उन पे लेबल लगा एंड दे गॉट, उनके खिलाफ कार्रवाइयां तो हुई हैं। तो रावी चैन नहीं लिखता अली भाई। अब मीर मुर्तज़ा भुट्टो के मेन टारगेट पर तो जनरल ज़ियाउल्हक थे। उनके कत्ल की साजिश भी तैयार की गई, 2 बार रावलपिंडी में और 1 बार इंडिया में। लेकिन जब इसे एग्ज़ीक्यूट करना था तो मसला क्या आया? क्या प्लानिंग में मसला था या जिन लोगों ने इसको एग्ज़ीक्यूट करना था उन लोगों में मसला था कि वो कर नहीं सके इसे? दोनों मसले थे, अहमकों की जन्नत। अब ज़ियाउल्हक के पास थ्रेट तो आ गया था। आप कीप इन माइंड, ये रावलपिंडी वाला जो अटैक था, जब जब अटैक किए, एंड आई रिमेंबर दैट एरा लाइक इट वाज यस्टरडे। मुझे जब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आई कि आपके ऊपर डेथ थ्रेट है, ही वॉज ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। तो ज़ियाउल्हक ने एक बड़ा अजीब काम किया था उस वक्त। उसने पीको साइकिल होती है, पीको इंडस कहते हैं उसको, अब पता नहीं होती है पाकिस्तान में, नहीं होती, हमारे दौर में होती थी वो पीको इंडस, बड़ी मशहूर साइकिल है वो। जब ज़ियाउल्हक को उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर ये प्लॉट किया है, तो उसने जस्ट टू शो के हाउ ही डैम केयर, यानी उसको पता था कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, उसने साइकिल पर बैठ के पिंडी में साइकिल चलाना शुरू कर दी उसने। वेरी फेमस ओकेजन कि वो यानी हाई वैल्यू, ऑफ कोर्स ही हैव सिक्योरिटी, ऐसा तो नहीं कि सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन प्लानिंग ऑफ कोर्स अ फेलियर, एग्जीक्यूशन अ बिगर फेलियर। इनके पास कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि दे वर नॉट इक्विप्ड विद दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास इक्विप्ड नहीं थे ये लोग। उसके लिए देखें, जब दहशत गर्दी की जब आप बात करते हैं, तो अल जुल्फ़िकार कोई मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये पकड़ धकड़ कहते हैं उसको। यानी जब आप एक कॉन्सर्ट होता है ना, हम ये पकड़ धकड़ का लफ्ज़ कहाँ से पकड़ते हैं, एक अगर आप कॉन्सर्ट करना चाह रहे हैं, आपको म्यूजिशियन नहीं मिले, उसको कहते हैं पकड़ धकड़ का कॉन्सर्ट है। मतलब कहीं से ड्रमर पकड़ लिया, कहीं से गिटार पकड़ लिया, कहीं से कीबोर्ड वाला पकड़ लिया, और उसको पकड़ धकड़ में आपने कॉन्सर्ट कर दिया। वो एक के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होता दूसरा, क्योंकि वो अपनी बजा रहा होता है या अपनी बजा रहे होते हैं। एग्जैक्टली वो जुल्फ़िकार हुआ। सो ये जो इन्होंने जितने भी लोगों को शामिल किया था, ये कोई हार्डकोर बॉर्न एंड ग्रो अप तमिल टाइगर्स नहीं थे। ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप किसी हार्डशिप में नहीं आए हुए थे। दे वर नॉर्मल गाइज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, कहीं के बदमाश, कहीं के गुंडे, ट्राइंग टू पोर्ट्रे एज समथिंग दे आर नॉट। क्योंकि टेररिस्ट जो अगर आप देखते हैं, जो कामयाब टेररिस्ट, मैं मिसाल देता हूँ आपको अलकायदा की या कोई ऐसे लोग, वो जितने लोग आप उनके नाम देखेंगे, तो अगर आप उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो हार्ड ट्रेन से आए हैं। मिसाल देता हूँ, इजिप्शियंस, वो जुल्म का शिकार, दे वर गेटिंग प्रोसिक्यूटेड, दे वर हाइडिंग। एक बहुत छोटी उम्र से बाप बच्चों को बाहर भेज रहा है, या वो अगर वहाँ भी रह रहे हैं तो वो छुप के रह रहे हैं। या जो सेकंड जनरेशन अलकायदा है, वो अफगानिस्तान में जो बड़ी, दे ग्रू अप देयर उस हार्श इन्वायरमेंट, हार्श ट्रेन के अंदर ये आए हैं। इट्स अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ पीपल। और बहुत से लोग इस चीज़ को समझने में कासिर होते हैं, फेलियर होते हैं, कि आप किसी आदमी को उठा के ऑल द सडन कल आप बोलें ये बंदूक लो। इनकी जो ट्रेनिंग भी थी ना, मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में जो इनकी ट्रेनिंग थी अली भाई, वो क्या करते थे, ट्रेनिंग क्या होती थी इनकी, इनके हटो बटो शशके तो बहुत थे। ये अफगानिस्तान में मिलिट्री कैमोफ्लॉज पहन के घूम रहे हैं वहाँ पे, बूट्स पहने हुए, और वो अदालतें लग रही हैं इनकी अपनी, वो इट्स लाइक अ टोपी ड्रामा। इट्स इज अ ब्लंडर थिंग। एक आम आदमी के लिए प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा एक्जॉटिक चीज़ हो, लेकिन एक आदमी जो इन लोगों से, इन चीज़ों से डील करता रहा है, उसके लिए इट्स अ जोक। तो ये अहमक वहाँ पे मतलब कैमोफ्लॉज जैकेट पहने हुए, मुर्तज़ा भी साथ में कैमोफ्लॉज जैकेट पहना हुआ, उस फलां को बुला लो, वो भरमबाजी, और वो बैठे हुए अपॉइंटमेंट है और अंदर आ रहे हैं। इट्स ऑल मूवियों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आम जिंदगी में इट्स नॉट प्रैक्टिकल। वहाँ जाके लेट के आप गोरिल्ला ट्रेनिंग करें। जो इनकी असल जो ट्रेनिंग जो इंडिया में जो हुई है, वो ये करते थे कि ये पाकिस्तान से केटी बंदर से वहाँ से लेके जाते थे बोट के ज़रिए, और बोट के ज़रिए वो उनको बगैर पोर्ट पे उतारे, वो उनको एक फ़ौजी कैंप था
वहाँ इनकी ट्रेनिंग होती थी, वो बहुत से बहुत 15 दिन, 18 दिन से या 30 दिन की ट्रेनिंग थी, उससे ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं थी। वो ऐसा नहीं था कि वो 3 महीने की, 15 दिन में कोई एक मैजिक पिल नहीं है अली भाई। मैं आपको अगर मैं सच्ची बात, क्यों सारी ज़िंदगी स्पेशल फोर्सेस जो ट्रेनिंग करती हैं वो ट्रेनिंग में जीते हैं। 3 माह, 6 माह, 8 माह, साल, पाकिस्तान में एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग जो होती है, आप पैरेलल चीज़ कर रहे हैं ना, बेसिकली एक पैरामिलिट्री ग्रुप, इनको पैरामिलिट्री कहते हैं। कोलंबिया में M6 है, कमांडोज हैं या गोरिल्लाज हैं, वो उन पहाड़ों में पैदा होते हैं, उन्हीं पहाड़ों में पड़े होते हैं, वो बचपन से उसी में ट्रेनिंग में, दे ग्रू अप इन दैट हार्श इन्वायरमेंट, और उसके बाद वो जब बड़े होते हैं तो उनके लिए आसान होता है वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करना। वर्सेस दिस गाइज हु कम फ्रॉम गली मोहल्ले की बदमाशी से, आप उनको 15 दिन आपने क्लशन पकड़ाई एंड आपको टारगेट प्रैक्टिस शुरू करा दी, दे आर नॉट यूज टू दैट हार्ड, यानी हार्श लाइफ के यूज टू नहीं है। इनको सोना जो है आराम से 8, 10, 12 घंटे ठंडा होकर सोना ही है इन्होंने। इनको 2 दिन जागो इनकी माँ मरना शुरू हो जाती है। सो समथिंग यू कैन नॉट, आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, कोई जादू की पिल नहीं है कि 15 दिन में आपने एक बंदा लिया, इधर से डाला, और 15 दिन में वो टेररिस्ट होकर बाहर निकल आया। इट्स नॉट अ मैजिक पिल। मैं आपको गन किसी को भी चलाना सिखा सकता हूँ, आप मुझे आदमी दे दें, मैं 15 दिन में उसको गन चलाना सिखा दूंगा। क्या वो कम्पीट कर सकता है ऐसे आदमी के साथ जो गन लेके पैदा हुआ हो, जिसको 15 साल या 20 साल बंदूक के साथ गुजरे हो? नहीं, इम्पॉसिबल। वो पैनिक जब सिचुएशन होती है, एग्जीक्यूट करना होता है, कैन ही हैव हिज सेंसेस इन कंट्रोल? इम्पॉसिबल टू डू इट। सो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो अली भाई, इन्होंने जितने भी लोगों को लिया, वहां ट्रेनिंग भी कराई, जो भी कुछ किया, it was a total disaster कह लीजिए उसको, nothing more to it। अब जो इंडिया ट्रेनिंग दे रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था, तो उस टाइम पे इंडिया ने अल जुल्फ़िकार के ज़रिए या फिर मीर मुर्सा भुट्टो के ज़रिए अपने कोई मफादात पूरे किए? नहीं पूरे हुए। उनको आइडिया हो गया था, क्योंकि वो खाग लोग हैं इस काम के अंदर, वो इंटेलिजेंस वाले थे, इंडियन मिलिट्री, उनको पता था कि ये गधे हैं, दे आर डोंकीज। सो उनको पता था कि दे नॉट गोना बी एबल टू एग्जीक्यूट एनीथिंग, बिग टारगेट अचीव तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये प्रोग्राम नहीं है इस काम के लिए। पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, चलो दे दो, जाके कर लेंगे, को कुछ करना है। जहाँ तक बात है एग्जीक्यूट करने की, उनको ऑलरेडी आइडिया हो गया था, बट बंदर के हाथ में अदरक आ गई है, एंड दे हैड द मनी बैकअप, ऐसा नहीं था कि दे वर ब्रोक। और जहाँ तक बात है जो ज़िया-उल हक को असैसिनेट करने की इंडिया के अंदर जो प्लॉट था कि इन्होंने उसमें इंडिया को, तो उसमें इंडिया को इन्होंने जब कहा तो इंडिया ने अपोज किया उसको। सो यू नो, जाहिर बात है, आप थोड़ी बोलेंगे अगर इंडिया को मरवाना तो यू थिंक दे यूज, अकल क्या कहती है आपकी? अगर इंडिया, क्योंकि एक मुल्क की जिम्मेदारी होती है, इट्स अ बिग थिंग, दे डोंट वांट ज़िया-उल हक, लेकिन वुड यू वांट टू डू इट इन योर होम? घर बुला के आप कर सकते हैं? पूरी दुनिया, पब्लिक रिलेशन, दुनिया से ताल्लुकात, ऑल दे थिंग प्लेज अ बिग रोल। सो ऐसा नहीं था कि ये गए और उन्होंने बोला हाँ, और आप उन्होंने ओके दे दिया, क्योंकि अगर इंडिया वांट टू एग्जीक्यूट इट, उन्होंने अपने लोग इस्तेमाल कर सकते थे। अकली दलील दे रहा हूँ मैं आपको, वो अपने, उनके पास ट्रेन लोग मौजूद हैं इस काम के लिए, उनके एक्स यानी मिलिट्री के लोग ऐसे या रॉ के लोग ऐसे मौजूद हैं, जो कि देखो यू नो जॉइंट ऑपरेशन करके देखो डन, इनको आगे पीछे रख के, लेकिन इंडिया के मफाद में नहीं था ज़िया-उल हक को वहाँ टारगेट करना। दैट्स वाई डिडंट हैपन, एंड दे नेवर गॉट द अप्रूवल फ्रॉम इंडिया एनीवे। यानी ऐसा नहीं था कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला यस यू ओके टू ऑपरेट हियर, ये सारे इक्विपमेंट ले लो, तुम कर देना, तू लंग जा, साड़ी खैर है। इट डिडंट हैपन दैट वे। इंडिया डिडंट वांट इट टू बी हैपन। ये इनका एक दीवाने का ख्वाब था, दे ट्राइड इट, इट डोंट वर्क, वो प्लॉट ही रहा, और इनके पास एग्जीक्यूट करने वाले लोग वैसे भी दे डिडंट हैव द कैपेसिटी ऑफ इट। जहाँ तक इंडिया के ट्रेनिंग के बाद जितने भी टारगेट दिए वो उन्होंने दे तो दिए। अब एक मर्डर आता है उसमें जो बहुत बड़ा मर्डर है, वो ज़हूर हुस्न भोपाली का जो कत्ल का मामला आता है। देखिए अली भाई, हम हमेशा देखते हैं रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। आपने एक रिस्क लिया और एक काम किया, हम उसके बाद एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिवॉर्ड। व्हाट डिड यू अकम्प्लिश और अचीव फ्रॉम द टारगेट? व्हाट डिड यू डू? अगर आपने कोई बहुत बड़े फौजी टारगेट को आपने हिट किया, गुड। एक फौजी को इन्होंने हिट किया, जो उस वक्त प्लेन में था, हाईजैक प्लेन के अंदर, टीपू ने, दैट वाज अ मिस्टेक। उन्होंने, वो मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, वो नेम का ब्लंडर हो गया था उनसे। उसके बाद वो जहाज से गोली मार के पॉइंट ब्लैंक रेंज में उसने, आई थिंक उसकी वीडियो शायद रिलीज हुई थी, क्योंकि वो समहाउ इट वाज रिकॉर्डेड, आई थिंक देयर इज समवेयर अवेलेबल। इन्होंने, और उसने वो उसको जहाज़ के बाहर फेंका, और एक गाना लगाया था उसने बहुत लाउड, यानी वो स्पीकर्स के ऊपर जहाज़ के, बिंदिया चमकेगी, उसके बाद वो कूड़ी चूड़ी खनकेगी, तो उसके बाद वो गाना बैन हो गया था बाय द वे, पाकिस्तान में उन्होंने बैन कर दिया था। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। लेकिन अगर आप टारगेट देखें तो वो भी बाय मिस्टेक हुआ। अगर आपका यही है कि अगर आप किसी हैपनिंग आदमी को मारते हैं, अगर इफ़ यू हिट ज़िया-उल हक के किसी बेटे को मार देते,
would have been a goal achieved. ज़ियाउल्लाह को खुद हिट करते, a goals achieved. अगर आप मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो उस वक्त के थे, जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, स्कोर्स वो अचीव होता है. लेकिन अ रैंडम पुलिस वाला या रैंडम एक ऐसा आदमी या एक रैंडम बाजार में चलने वाला आदमी, that will give you, आपको उसका फ्लैशबैक तो हो सकता है आप, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं हो सकता आपको. लेकिन सो दे डिडंट अचीव एनीथिंग बाय. तो इंडिया ने जो टारगेट किया, मतलब चलो कुछ तो हो रहा है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. बट अगर आप वाकई, ट्रस्ट मी ऑन दैट, आप किसी भी, अगर आप इंडियन एनालिस्ट से भी, दे हैव डन सम प्रोग्राम ऑन दैट एज वेल बाय द वे, एंड दे नो दे डिडंट अचीव एनीथिंग. उन्होंने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया इस मामला के अंदर. कामरान भी, उसके बाद जो मीर शाहनवाज भुट्टो की पुरस्रार मौत होती है, जो उनको जहर दिया गया, क्या उसमें कोई अंदरूनी हाथ था, या पाकिस्तान में उस टाइम पर जो इक़्तिदार में थे, जो उनके मुखालिफ थे, उनका हाथ था, उनका ये काम था? देखिए, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्होंने जो जो इसको पोर्ट्रे किया, वो ये किया कि ये पुरस्रार मौत नहीं थी अली भाई. इट वाज नॉट अ पुरस्रार मौत. पुरस्रार मौत वो होती है, उसको पता ही नहीं क्या हुआ, इसने पॉइजन ले लिया था. ही वॉज पॉइजन. अब इन्होंने कहा कि शाहनवाज, कीप इन माइंड कि वो पेरिस में था, फ्रांस में था, और उसमें जाहिर बात है बेनज़ीर के हक़ में ये बात तो नहीं आती कि उसके भाई ने जहर खा के ख़ुदकुशी कर ली. उससे क्या होगा, कोई आपको गोल्स तो अचीव नहीं होंगे. और सियासत बड़ी बेरहम चीज़ होती है, बड़ी ही जालिम चीज़ होती है कि आप एक ओकेजन को अपने फेवर में टर्न कर लें. जैसे बेनज़ीर की शहादत हुई या मौत हुई तो उसको पीपल्स पार्टी ने कैश आउट किया, या भुट्टो की मौत हुई तो उसको बेनज़ीर ने कैश आउट किया. फिर मुर्तज़ा की मौत हुई तो वो एक चप्पल पहन के हॉस्पिटल चली गई. सो ऑल दैट प्लेज अ रोल कि आप हमेशा जो है वो एक मजलूमियत, मजलूम लड़की, मजलूम बच्ची, मजलूम, ये ऐसा मंजन है जो बहुत आसानी से बिकता है हमारे यहाँ, क्योंकि हम जो है वो इमोशनल लोग हैं और हम इमोशंस बिकते हैं पाकिस्तान में. मैं आपको with utmost guarantee से ये बात कहता हूँ, I have done utmost research on this thing. I have done covered every possible angle. वो एक इमोशनल लड़का था. शाहनवाज was misguided. शाहनवाज was lost. शाहनवाज was एक अजीबो, एक बाप मर गया. I'm not saying कि मुझे सिंपैथी नहीं है. बाप दुनिया से चला गया, बाप नहीं है, बहन और भाई की आपस में फ्रिक्शन चल रही है, मुर्तज़ा वर्सेस बेनज़ीर चल रहा है, माँ का रुझान एक तरफ है, वो बेचारी शी इज़ नॉट वेल. तो केओस तो है, लेकिन ये सारे अली भाई, इसको कहते हैं उर्दू में अमीर प्रॉब्लम थे ये. आप पेरिस में आपका अपार्टमेंट है एक बहुत एग्जॉटिक रिवियरा व्यू के साथ, आपकी वेकेशन जो है वो रिवियरा में होती हैं, लंदन आप वेकेशन के लिए जाते हैं, यू लिव, आपको पैसे की कोई कमी ही नहीं है. तो कीप इन माइंड कि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा मोर सेंसिटिव हो जाते हैं ऐसे बच्चे, यानी उसके सर्वाइवल स्किल बंद हो जाते हैं. आप अपने इमोशंस को जो है वो, आई डोंट नो हाउ टू डील विद देयर ओन इमोशन. तो वो उसकी अपनी बीवी के साथ एक लड़ाई हुई और वही एक जज्बाती नौजवान, मैं जहर खा के मर जाऊंगा, मर जाओ. वो अफ़गान लड़की थी, उसका किसी एजेंसी और किसी चीज़ के साथ लेन देन नहीं था, क्योंकि उसकी इंटेरोगेशन फ्रांस में हो चुकी थी, एंड शी वाज, उसको एग्जैम्प्ट कर दिया था कि शी हैड नथिंग टू डू विद द डेथ. ही वाज गिविंग हर हार्ड टाइम. ही वाज इमोशनली रूइन, इमोशनली डैमेज लड़का था. ही डिडंट नो विच वे टू गो, विच वे टू टर्न. मनी इज़ अबेंडेंस. पैसे के तो कोई ऑब्जेक्ट, पैसा तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना. ये तो नहीं कल रोटी कहाँ से आएगी. आप तो दुनिया की हर आसाइश आपके पास, अगर आप रिवियरा में रहें जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट इन फ्रांस, और आपका ओशन पे अपार्टमेंट है वहाँ पे, एंड देन यू हैव मल्टीपल हाउसेज इन मल्टीपल प्लेसेस. सो मनी इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट राइट देयर. ऐसा नहीं था कि कोई बहुत गुर्बत में और पता नहीं था किस वे टर्न होना, लेकिन वो बेबी से लड़ाई हुई और जहर खा लिया, एंड ही टुक हिज ओन लाइफ. बट उसको पीपल्स पार्टी ने ऑफकोर्स कैश ही करना था, एंड उन्होंने उसको बहुत कि मेरे भाई को, फिर उसने लाश पे सियासत की, लेकिन वो बिकी नहीं बहुत ज़्यादा. इट वॉज नॉट सोल्ड एज मच, क्योंकि लोगों को शायद थोड़ा अकल थी इतनी ज़्यादा कि दैट्स नॉट हाउ इट वर्क. वो जियाले ही थे जो वो लोग ओ शहजादे को मार दिया, तो वही लोग थे जो उस पर बैन कर रहे थे. बाकी पीपल नो कि ही टुक हिज ओन लाइफ आउट ऑफ इमोशंस. कामरान भी, इसके बाद 1988 में जनरल ज़ियाउल्लाह का प्लेन क्रैश हो जाता है. इसमें किसका हाथ था? क्या ये मीर मुर्तज़ा भुट्टो और अल जुल्फ़िकार की कार्रवाई थी, या किसी और का हाथ था इसमें? अली भाई, बड़ा जोक. नहीं अली भाई, इनके ख्वाब ख्याल में भी ये चीज़ नहीं थी. दे कुडंट हैव इवन इमेजिन टू प्लान समथिंग इतनी सोफिस्टिकेशन के साथ, उस गैस को अचीव करना, सरीन गैस को, उसके बाद प्लांट करना उस जहाज़ के अंदर जहाँ ज़ियाउल्लाह के C-130 में
वो इनकी कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि कीप इन माइंड कि ये पूरी जो प्लॉटिंग है वो ये कोई आप दूर से हिट नहीं कर रहे हैं आरपीजी से जहाज़ को, ऑल दे कुडंट हैव डन दैट ईदर, क्योंकि इनके पास कोई इतने ऐसे लोग मौजूद नहीं थे हु कुड हैव हिट द प्लेन विद आरपीजी या कोई ऐसी और कैसे रॉकेट से, इनके पास ऐसी कोई लोग नहीं थे। लेकिन वो जहाज़ का जो मामला था वो एक इंटरनल गैस कंबंशन हुई और वो सरीन गैस थी, और उसमें आप कुछ इंटरनल चीज़ तो ज़रूर कह सकते हैं। द एक्सप्लोडिंग केस ऑफ मैंगो कहा जाता है उसको उर्फ़ आम में, उस पर किताब भी लिखी गई है, द एक्सप्लोडिंग केस ऑफ मैंगो। तो वो तो ज़रूर आम की पेटियाँ चढ़ी और उसमें कोई ऐसी गैस मौजूद थी कि लोग मफलूज हो गए, फिर वो तैयारा जो है वो हवा में पट गया। वो सरदार गुलाम इसाक खान का तारीख़ी जुमला, जहाज़ हवा में पट गया, तो वो तो जहाज़ तो पट गया हवा में, लेकिन इनकी कैपेसिटी एज सच नहीं थी। वो उसमें जो फुटप्रिंट्स आपको दिखते हैं वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी के फुटप्रिंट डायरेक्टली दिखते हैं, लेकिन वो इनके पास उन्होंने ऐसा कोई ऐसा जुल्फ़िकार के पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी दे कुड अकोमोडेट और एग्जीक्यूट इस मैग्नीट्यूड का एक सानहा नहीं कर सकते थे ये, और अगर होता तो आई कैन गारंटी यू सून लेटर सामने आता। लेकिन अगर जब इंटरनल फुटप्रिंट्स होते हैं तो फिर वो चीज़ें सामने नहीं आती, इसकी वजूहात हैं कि वो सामने नहीं आया। लेकिन जो लोग जानते हैं इस काम को उनको पता है कि इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, जो लोग जहाज़ में बैठने पर राज़ी नहीं हुए थे, जिनको बैठना था। आसान मैथ। अब जनरल ज़ियाउल हक के प्लेन क्रैश के बाद 17 साल बाद वतन वापस आते हैं मीर मुर्तज़ा भुट्टो, लेकिन उस टाइम पर मीर मुर्तज़ा भुट्टो को, उनकी सियासत को पीपल्स पार्टी ने कबूल क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके ऊपर एक दहशतगर्दी का एक टीका लगा हुआ था। ही वॉज हाईलाइटेड विद दैट दहशतगर्दी। एक तो अब आप देखिए कि माँ बटी हुई है दो बच्चों के दरमियान, बेनज़ीर पॉलिटिकल मूवमेंट, मुर्तज़ा को बाहर नहीं रहना, लेकिन मुर्तज़ा को पुश करने वाली, एंड दिस इज़ प्रॉब्ली न्यूज़ टू यू लॉट गाइस, ऐसा नहीं था कि वो पहले पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा था, वो आना चाह रहा था, लेकिन बेनज़ीर साहिबा ने उनको ये कहा हुआ था कि भाई आप नहीं आइए, और शी वॉज पुशिंग हिम आउट। एंड कई जगह पे उसने अपनी तकरीरों में इस बात का इजहार भी किया कि मुझे दूर रखा गया, मुझे बाहर रखा गया, मुझे दूर रखा गया, क्योंकि वो डिक्टेशन ले रहा था। बेनज़ीर साहिबा जब ये मुर्तज़ा वहाँ से फोर्स करता कि मैं आना चाह रहा हूँ, उनको पता था कि उनको कंपटीशन नहीं चाहिए फॉर लॉजिकल रीज़न, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है पॉलिटिशियन नहीं है, उसके ऊपर एक टीका लगा हुआ है एज अ टेररिस्ट, और ही इज़ अ रैशनल गाय। आपने देखा बाद में भी जो ग्रुप उसने बनाया वो इतना कामयाब नहीं था, क्योंकि वो लोग बदमाशी ही कर रहे थे, देवर बदमाश। इसके साथ जो भी लड़के थे, मेजॉरिटी ऑफ हिम वो पीपल्स पार्टी के जो जियाले जो मुर्तज़ा के साथ चले गए थे, देवर नॉट पॉलिटिशियंस का कोई नहीं था। वो सारे जितने लफंगा ग्रुप था, डकैत ग्रुप, बदमाश ग्रुप, उठाई गिरे, वो सारे मुर्तज़ा के साथ थे, चाहे वो अली सुनियारा हो, चाहे वो सम्मू हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे वो घंटा हो, जितने भी लोग हैं, नो नीड टू मेंशन लॉट ऑफ नेम्स हियर। लेकिन अगर आप लिस्ट ऑफ पीपल जो मुर्तज़ा के साथ रोल कर रहे थे, वो बेनज़ीर को क्या आइडिया नहीं था, वो पाकिस्तान को समझ रही थी, उसको पता था कि अब जो सियासत जिस रुख पे चल रही है, ये उन्हीं लफंगों को, उन्हीं बदमाशों के टोलों को सामने लेके आएगा, और उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी सीटें जीत जाएगा, बल्कि एक तो कंपटीशन नहीं चाहिए बेनज़ीर को, क्योंकि अब एक ही पार्टी के दो दावेदार खड़े हो गए। असल वारिस कौन है? अगर आप असल में देखें तो विरासत जो बाप की जो होती है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, सियासत में विरासत नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ होती है। बाप के बाद ये इमामत होती है, बाप के बाद बेटा इमाम। लेकिन ये अजीब मामला है कि यहाँ हमारे यहाँ भी ये प्रिंस, ये बादशाहत की तरह, ये सारे बादशाह ही होते हैं। किसी घर का मुलाजिम किसी बड़ी पोस्ट पे आ गया, कभी सुना है सियासतदान? ये हमेशा वही लोग होते हैं जो एक पार्टी के, यानी किसी का बाप जो सियासतदान होता है, फिर उसकी औलाद पॉलिटिक्स में आती है। आप जितने पॉलिटिशियन देखेंगे, जितने इक़्तिदार के बानी, दावेदार या कोर ग्रुप देखेंगे, या वो देखेंगे, वो सियासतदान का बच्चा सियासतदान होता है, विरासत में मिलती है। ऑल्दो वो एक नंबर के कम अकल और कूड़ होते हैं, बट दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। सो बेनज़ीर को कंपटीशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक पार्टी के दो दावेदार कैसे खड़े हो जाएंगे। और असल विरासत का हकदार अगर आप देखें तो मुर्तज़ा, क्योंकि शी इज़, एक दफ़ा उसने शादी हो जानी है, फिर उसका लास्ट नेम जो है वो बेनज़ीर भुट्टो नहीं होगा, बल्कि उसका नाम होगा बेनज़ीर जरदारी। तो दैट्स द रीजन शी नेवर चेंज हर नेम, और वो बेनज़ीर भुट्टो, और आज बिलावल को भुट्टो कहा जाता है, हालांकि वो बिलावल भुट्टो नहीं है, वो बिलावल अली जरदारी है। He is not the bloodline of Bhutto, he is the bloodline of Zardari, a different bloodline. Although ये मिथ पूरी तरह से, ये पूरी आइडियोलॉजी गलत है। अगर आप किसी घर में पैदा हुए हैं, ये विरासत का काम नहीं है,
ये आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों को ये अकल होती नहीं है। रानी बेटी का बेटा राजा बेटा, राजा बेटे का बेटा फिर राजा बेटा, तो हम लकीर के फ़कीर हैं, दैट्स व्हाई वी पिक एंड चूज। तो मुर्तज़ा के पाकिस्तान ना आने की और पुश रखने की वजह बेनज़ीर की वो मुखालफत थी जो उसको कंपटीशन नहीं चाहिए था, क्योंकि एक तो उसका बैकग्राउंड, दूसरा उसका रैशनल बिहेवियर, तीसरा शी डोंट वांट अ कंपटीशन, चौथा माँ को वो अपने साथ रखे हुए, क्योंकि ऑल दो कीप इन माइंड नुसरत भुट्टो इज प्लेइंग अ बिग रोल, लेकिन उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी। एक और नुसरत भुट्टो को एक बीमारी लाग थी, जिसको कहते हैं अल्जाइमर्स, शी वाज अल्जाइमर्स पेशेंट, जिसको भूलने की बीमारी कहते हैं, बट शी वाज लीनिंग टुवर्ड्स इट। उन्होंने कई दफ़ा कहा कि सरप्राइज आने वाला, एक तकरीर बड़ी मशहूर मोहतरमा नुसरत भुट्टो की है। यही वजह है कि बेनज़ीर ने एक टाइम पे नुसरत भुट्टो को बिल्कुल बैकग्राउंड में कर दिया, शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, क्योंकि उसका झुकाव, शी वॉज, ये समझ लीजिए फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश, कि वो एक तरह से नज़रबंद थी बेनज़ीर भुट्टो के पास, और उनको इजाज़त नहीं थी जलसों में आने की या क्योंकि पब्लिकली बोलने की, क्योंकि वो मुर्तज़ा की तरफ बहुत ज़्यादा लीन करती थी, और उन्हीं का प्रेशर का एक वजह कह लीजिए। और बहन की बात ना सुनते हुए मुर्तज़ा कराची पाकिस्तान वापस आया, ही फेस द थिंग, लेकिन वो ऑलरेडी ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है। द फ्यूचर प्रेडिक्ट हो चुका था उसका, ही न्यू दैट इज़ गोना बी रिलीज, इज़ नॉट गोना बी द एंड ऑफ टाइम, कि अगर वो ये नहीं था कि वो फांसी की सज़ा झेलने आ रहा था, ही न्यू देयर वाज ऑलरेडी, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं मफाहमत की सियासत, कुछ बेनिफिशियल हाथ और उसमें कुछ अंदरूनी और बैरूनी हाथ शामिल होते हैं, कि अब ये आएगा तो कहीं ना कहीं से बेनज़ीर के लिए तो जो मुखालिफिन है उनके बेनिफिट में भी था मुर्तज़ा का पाकिस्तान आना, उनके बेनिफिशियल था, क्योंकि अगर वो उनके बेनिफिट में ना होता तो मुर्तज़ा का भी जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में, कत्ल के कितने मुकदमे आप कर लीजिए, 4-5 कत्ल, फिर देखिए क्या होता है आपके साथ, तो क्यों नहीं उसको सज़ा मिली। या जो हाईजैकिंग की, वो हाईजैकिंग आर्मी का एक्टिव, आपने, यू किल्ड आर्मी गाय, यू किल्ड इनोसेंट सिविलियन, आपके नाम से दर्जनों सैकड़ों कत्ल की चीज़ें मंसूब हैं। वो सियासी केसेस नहीं हैं, वो रियली क्रिमिनल केसेस हैं। सियासी केस और क्रिमिनल केस में फ़र्क ये होता है कि आप पे झूठे केस डाले जाते हैं। ही एडमिट ऑल हिज रॉन्ग डूइंग, तो ही वॉज गिल्टी ऑफ इट, तो उसको सज़ा क्यों नहीं मिली, क्यों उसको रिलीज कर दिया गया? क्योंकि उस वक्त मुखालिफिन के लिए टू रन अ कंपटीशन, उनके लिए, उनके हक में था कि ये 2 आदमी आ जाएंगे, शायद पीपल्स पार्टी का टूट गया, तो दैट्स व्हाई मुर्तज़ा वाज रिलीज। इसीलिए मुर्तज़ा, तो वो एक सेटअप कह लीजिए, इट वाज नॉट एग्जैक्टली ये कि वो आके फेस करना चाह रहा था। अगर जस्टिस को फेस करना चाहता तो उसको फांसी हो जाती, अगर असल मानों में, क्योंकि कत्ल की सज़ा मौत है पाकिस्तान में, तो उसको फांसी इसलिए नहीं हुई, रिलीज इसलिए हो गया कि इसमें फिर वही पर्दा नशीनों और मुफाहमत की सियासत का नाम आता है। कामरान भी, अब आपने अपने जो माजी के वाक़यात बताए हुए हैं हमें, जो पीएसएफ का दौर था जिसमें बदमाशी चलती थी, उस दौर में तो अब 2 ग्रुप्स हैं, एक मीर मुर्तज़ा भुट्टो का ग्रुप और एक बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ग्रुप। उस टाइम पर आप किस ग्रुप में थे? अली भाई, मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं था, रियली नहीं था, मैं पीपल्स पीएसएफ के साथ था, और पीएसएफ वाज इट्स ओन एंटिटी, ऑल्दो वो पीपल्स पार्टी की स्टूडेंट जमात थी, लेकिन जो हमने नजीब भाई से सीखा था, या कि हम लोग एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं है। हम लोग नाराय भुट्टो नहीं एज सच सेंस लगाते कि वो वी आर जियालास, वी वर द स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। तो जो लोग गए हैं वो किसी न किसी दोस्तियां, या यानी वो जो कोर ग्रुप से के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ हार्ड कोर एफिलिएशन थी, वो लोग ट्रांसफ़र हुए, और पीएसएफ से जो लोग गए वो भी दोस्ती यारी की बुनियाद पे, या जिनको पता था, या ये कह लीजिए कि एक इमोशनल अटैचमेंट था जो इस ग्रुप के साथ उनका, इसलिए कि वो कहते हैं कि भुट्टो का वारिस, और हमारे जहन में उस वक्त भुट्टो का वारिस नहीं था। आई वॉज फॉलोइंग नजीब भाई, आई वॉज द फॉलोअर ऑफ पीएसएफ। तो हमारे लिए जिस वक्त अगर नजीब भाई उस वक्त मुर्तज़ा भुट्टो की पार्टी में चले आते, आई वुड हैव जॉइन, तो वी वर फॉलोइंग, हमारा लीडर नजीब होता था, और नजीब भाई के बाद कोई लीडरशिप ऐसी नहीं थी। तो अगर उस वक्त हवा का रुख इस तरफ मुड़ जाता तो फिर सारे लोग ही चले आते। लेकिन जो लोग गए हैं वो लोग थे जिनका एक रोमांटिसाइज थे भुट्टो की सियासत के साथ, और हमारी जो सियासत थी वो भुट्टो की सियासत नहीं बल्कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, एंड देयर इज अ लाइन बिटवीन इट, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन दैट सियासत। कामरान भाई, 20 सितंबर 1996 के दिन मीर मुर्तज़ा भुट्टो अपने घर के पास ही एक पुलिस के साथ मुकाबले में मारे जाते हैं।
अब ये पुलिस के साथ एक रिटेलिएशन थी जिसके नतीजे में उनकी मौत हुई, या फिर एक प्री प्लान्ड मर्डर? आप पोस्ट करेंगे अगर मैं बोलूंगा तो? अली बेदा वाज अ प्री प्लान मर्डर, दे वांटेड टू टेक हिम आउट, इट वाज डन डील। अब मैं उस वाक़े को अगर करूंगा तो आप नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ से पहले एक जहाज में एक वाक़या हो चुका है एक शख्सियत के साथ, मुर्तज़ा का, जिसको वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेट मी से इट, हस्बैंड ऑफ बेनज़ीर भुट्टो एंड द ब्रदर ऑफ बेनज़ीर भुट्टो एक दूसरे को आई टू आई नहीं देखते, दे नेवर डिड। उनको हमेशा एक आंख नहीं भाता एक दूसरे को वो, क्योंकि उनको पता है कि कंट्रोल किसका है पार्टी के ऊपर। और अगर इवन ऑन द बेनज़ीर साइड पीपल्स पार्टी, अगर मुर्तज़ा पावर में आ जाता है या कोई अकॉम्प्लिशमेंट हो जाती है तो फिर पार्टी उनके हाथ से निकल जाएगी। सो देयर वाज अ पावर स्ट्रगल बिटवीन टू। Now come to a little bit more. Shoaib Sardal, one of the best guys. Salute to him. Let's say one of the बहुत brilliant mind, अगर he was DIG back then. तो शोएब सडल साहब, I highly regard शोएब सडल कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इन्वेस्टिगेटर पाकिस्तान पुलिस में गुजरा है, अगर उसकी लिस्ट लिखी जाए तो शोएब सडल शुड बी इन अ टॉप 3 ऑफ इट। Was not only a smart guy, एक खाली बहुत स्मार्ट आदमी नहीं था। He was an excellent investigator and excellent police officer. बहुत खतरनाक किस्म का ऑफिसर था वो। Under his command, whatever happened. कुछ तोपों के रुख उसकी तरफ भी घूमे, which उसने बहुत आसानी से डॉज भी किया उसको। तो एक मसला ये हो रहा था कि जैसा मैंने आपको पहले जिक्र किया कि एक उठाईगिरी की सियासत चल रही है। सियासत क्या चल रही है? उठाओ, मारो, काटो। एक गन, बहुत ज़्यादा राइफलें बने, बहुत इनके पास। ये मुर्तज़ा जब रोल करता है तो उसके साथ एक बहुत ज़्यादा मुसल्ला लोग होते हैं, और पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा गालियां देना, मारना, अपने जलसे के ऊपर धमकियां देना, ओ तुझे घर से उठा लूँ। एग्जैक्टली वही गुंडागर्दी जो ये कर रहा था पहले, एग्जैक्टली वही गुंडागर्दी ये अब जलसों में कर रहा है। अच्छा, मसला यहाँ पे ये आता है कि कर तो ली, अब असला मौजूद है, और पुलिस वालों को जहाँ कोई आदमी पकड़ लिया, कि चाहे क्राइम में पकड़ा है, चाहे भत्ते में पकड़ा है, चाहे किडनैपिंग में पकड़ा है, अब ये जाके थानों में घुस के पुलिस वालों को थप्पड़ मार रहे हैं, लॉकअप से आदमी निकाल लिया। दैट्स एग्जैक्टली थिंग हैपन इन दिस केस, कि वो अली सुनियारा गॉट अरेस्टेड और वो उसको सदर में रखा हुआ है 555 में। और ये उस जमाने के इन्वेस्टिगेटर उस वक्त चौधरी लतीफ़ बहुत अच्छे चल रहे थे। आई थिंक ही वाज एसएसपी बैक देन, मेरा ख्याल स्टिल ही वाज एसएसपी, सीआईडी चौधरी लतीफ़ होते थे, उनके भाई चौधरी हमीद थे। तो ही वाज आल्सो अ वेरी इन्फ्लुएंशियल गाय इस मामलात के अंदर। तो इन लोगों ने एक तो ये दहशतगर्दी का माहौल दोबारा खड़ा कर दिया है। उसके बाद उनके पास असला है। अब क्लेम ये करते हैं कि हमारे पास लाइसेंस वाला असला है। अब वो इन्वेस्टिगेट जब होता है तो उस सारे असले के लाइसेंस किसके नाम पे थे अली भाई? वालदा के नाम पे, अम्मा के नाम पे। सारे जो लाइसेंस असला था, वो जितना भी लाइसेंस था, वो बेनज़ीर साहिबा की वालदा के लाइसेंस पे था। उनको शायद वो सिक्योरिटी के इशू हुआ, आई डोंट नो व्हाई इट वाज इशूड, बट समहाउ इट वाज इशूड टू बेगम नुसरत भुट्टो के नाम पे इशू हुए थे। और वो सारा असला जो था वो इनके ग्रुप के पास था। और ये फिर असले की, जब ये चलते थे तो वो बाकायदा असले की नुमाइश, जलसों में फायरिंग हो रही, क्योंकि वो माइंडसेट तो वही था। इसके पास कोई आइडियोलॉजिकल या कोई ऐसे लोग तो नहीं थे पॉलिटिकल। ये सारे गुंडे बदमाश ढाटे बांधे हुए मुंह पे और गाड़ियों से लटके हुए बाहर फायरिंग करते हुए चले जा रहे हैं। तो इसको रोका गया। घर के पास ही बड़ा एक अजीब वाक़या है कि आपकी अपनी सगी बहन जो है वो पावर में है, एंड आज तक किसी को नहीं पता, या किसी को पता है कुछ बोलता नहीं है कि वो कैसे हुआ। आपके ख्याल में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक बहन जो कि आपकी वज़ीर आज़म है उस मुल्क की, उसके भाई का उसके घर के पास क्लिफ्टन जैसी इलाके में, ये लालू खेत या सरजानी टाउन में नहीं हो रहा है, ये मर्डर कराची के सबसे सिक्योर एरिया, और उसके घर 70 क्लिफ्टन जो कि बेनज़ीर भुट्टो की रिहाइशगाह से उनके आबाई घर, वन ऑफ द, लड़काना इज़ आबाई घर, लेकिन ये 70 क्लिफ्टन इज़ वन ऑफ द पॉलिटिकल हब से चंद फासले पर एक रोक के जाके पुलिस पार्टी से फायरिंग होती है। अभी मिथ कहाँ पर है और रियलिटी कहाँ पर है? पुलिस रोकती है, उनको असलहे का लाइसेंस चेक करना है, दे वांट टू इंटरसेप्ट, एंड मुर्तज़ा का हमेशा बिहेवियर होता है कि वो थप्पड़ ही मार देता है, इसके लोग जो फ़ौरन गने तान लेते हैं। पुलिस पार्टी ने रोका है और एक बुलेट फायर होती है। दैट्स अ मिस्ट्री टू मोस्ट कि वो बुलेट फायर हुई और वो बुलेट किसने चलाई है किसी को नहीं, ये कोई एडमिट नहीं करता। कि वो पुलिस कहती है कि ये पहली बुलेट जो है ये मुर्तज़ा की तरफ से फायर हुई, उसके बाद उन्होंने फायरिंग की
और मुर्तज़ा का ग्रुप ये कहता है कि ये बुलेट जो है ये पुलिस की तरफ से फायर हुई और उसके बाद हमने अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। नो बरी नो, किसी ने एडमिट नहीं किया। शोएब सटल से जब इस बारे में सवाल हुआ तो ऑफ कोर्स इसने मम्बो जम्बो किया, क्योंकि उनके बिहाफ में नहीं था, बट ऑफ कोर्स इन द एंड उसने पुलिस का साइड लेना था। उसने कहा कि जी मुर्तज़ा के लोगों ने फायर किया और पुलिस, अब होता यह है कि एक पैनिक क्रिएट है। पुलिस वाले कोई इतने दिलेर लोग नहीं होते। आई हैव डेल्ट विद देम ऑल माई लाइफ। सबसे ज़्यादा मतलब बोले इनकी कोई ट्रेनिंग बेचारों की भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता इन बेचारों के लिए। इनके पास हार्डली बंदूकें भी ऐसी नाकारा किस्म की होती हैं। तो उन्होंने कॉर्डन ऑफ तो कर दिया, रोक तो लिया, लेकिन जब भी, और ये कोई स्वाट टीम तो नहीं है कि कोई स्नाइपर बैठा हुआ है और उसने जो है वो टारगेट किया हो। सो जब बुलेट फायर हुई तो पुलिस ने सेल्फ डिफेंस, अब इन्होंने ब्र जहाँ फायर हुई वो यही करते हैं, रुकीज की तरह इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसको लगनी है लगनी है, नहीं लगनी नहीं लगनी। सो मुर्तज़ा गॉट हिट बाय द बुलेट, लेकिन मुर्तज़ा डिडंट डाई। मुर्तज़ा मरा नहीं ऑन द स्पॉट। मुर्तज़ा को लेके गए मिड ईस्ट हॉस्पिटल और वहाँ पर जो रेजिडेंस डॉक्टर जो था वो मौजूद था। ही वॉज अ वेरी जूनियर डॉक्टर। उस बेचारे को जैसे ही बोला मुर्तज़ा है, उसके तो हाथ पैर फूलना शुरू हो गए। जो लोग चश्मदीद गवाह हैं इस वाक़े के, उनको उन्होंने ये बात, जब पहले तो दरवाजे बंद होना शुरू हो गए थे, उसने बोला इडे मुर्तज़ा भुट्टो भुट्टो जयपुत, यानी उन्होंने बताया कि ये तो भुट्टो के बेटे को लेके आए हैं, तो दरवाजे खुले एंड दे टुक हिम इनसाइड। उस वक्त तक ही वॉज एनी, और एक चश्मदीद गवाह इसके एक सहाफ़ी बड़े मशहूर, जो जिनका ताल्लुक बहुत लीन, ना उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं, बट ही वॉज वन ऑफ द हमदर्द ऑफ पीपल्स पार्टी, और उन्होंने भी इस बात को कई इंटरव्यूज़ में कहा। एंड ही इज़ अ वेरी लेती के समझदार इंसान है। उन्होंने कहा, और जितने भी वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं उन्होंने यही बताया कि मुर्तज़ा उस वक्त तक हयात थे और इनको डिले किया गया। उसका ब्लड, यानी देखिए वाइटल ऑर्गन पे बुलेट लगी हुई है, यूर ब्लीडिंग आउट, तो उनको ना तो कोई आईवी दी गई, ना कोई मेडिसिन दी गई, इनको ट्रीट नहीं किया 50 मिनट्स। दिस इज द अनडिस्प्यूटेड, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी भी लोगों का कि 50 मिनट तक जो है उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, बिकॉज दे वांटेड हिम टू डाई। कुड दे सेव हिज लाइफ? 90% यस। अगर आप जिंदा हालत में वाइटल इंजरी के साथ मेडिकल अटेंशन मिल जाती है तो देयर चांस कि आपकी वो ब्लड को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड रोकना फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना, ये दो चीज़ें होती हैं, तो यू कैन डू इट। सो मोर देन लाइकली ये, अगर आप, इसलिए इस चीज़ को कभी सामने इस तरह से नहीं आती कि किसने मारा, क्योंकि जिसने मारा, तो लेट मी टेल यू एक हकीकत, मुर्तज़ा भुट्टो डिडंट डाई विद द बुलेट वुंड। अब कॉज ऑफ डेथ होता है हर मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में, हमने पहले भी बात की थी पिछले प्रोग्राम में। कॉज ऑफ डेथ क्या है? कॉज ऑफ डेथ होता है डिटरमिन टू हाउ दैट पर्सन डाई। सो मुर्तज़ा भुट्टो, जो ये एक मिथ है कि मुर्तज़ा भुट्टो डाइड विद द बुलेट वुंड, नो, मुर्तज़ा भुट्टो डिडंट डाई विद द बुलेट इंजरी, ही नेवर डाइड विद द बुलेट वुंड, ही डाइड विद द एक्सेसिव ब्लड लॉस। ये उस वक्त के डॉक्टर का असेसमेंट है, he died with the blood loss। क्योंकि जब मुर्तज़ा भुट्टो को स्ट्रेचर पे वहां लाया गया तो वो खुद से उठ के अपने बिस्तर पे लेटा है, उसको उठाया गया, he said no I could move, और मुर्तज़ा भुट्टो was not laying unconscious। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक मुर्तज़ा भुट्टो बिस्तर के ऊपर अपने हाथों को घुटनों पर रख के, जिसको उकड़ू बैठना कहते हैं, इस पोजीशन में बैठा हुआ था, एंड ही वाज लूजिंग ब्लड। इफ दे वुड हैव हेल्प हिम मेडिकली, दे कुड हैव प्रिवेंट द इंजरी, और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करके दे रिवाइव हिम, बट नहीं किया। क्यों? नाउ यू नो बेटर। क्यों नहीं किया? किसी ने कहा होगा कि भाई इसको मारना है, वो मरा नहीं, उन्होंने कोशिश कर ली, वो जिंदा था, दे वांट अ जॉब वेल डन, तो उसके पास, वरना अगर आप अली भाई मुझे 1 घंटा दीजिए, अल्लाह ना करे किसी मेरे जानने वाले के ऊपर कोई खुदा ना खास्ता, मैं मिसाल देता हूं, आपके जितने जितने ताल्लुकात होने चाहिए, छोड़ देना ताल्लुकात को, मैं आपको बोलता हूं, मेरे किसी जानने वाले का कॉल आता है, अमूमन यार मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कोई जानने वाला, यार लेट मी कॉल समबडी, वो जा रहा है किसी इमरजेंसी में, मेक श्योर कॉल, आसपास के 4 डॉक्टर आ जाते हैं। आई हैड अ गाय हु यूज्ड टू वर्क फॉर मी, उसके कभी मेडिकल का मसला हुआ, आई जस्ट सिंपली कॉल, यार मेरी वाइफ इमरजेंसी में हॉस्पिटल गई, लेट मी कॉल वन ऑफ माय गाइज, डॉक्टर मौजूद है, किसी कॉल किया, कोई डॉक्टर, 2-4 जानने वाले फौरन पहुंचते हैं वहां पर। एंड दिस इज हाउ पाकिस्तान में ये काम चलता है, क्योंकि वहां जरूरत पड़ती है। भुट्टो का बेटा, बेनजीर का भाई, प्राइम मिनिस्टर का भाई, हॉस्पिटल में डेथ बेड पे है, इंजरी वूंड, और कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है।
How is that practically possible? It makes sense to you? It don't make sense to anybody who understand this. So they let him lose the blood. गनवा जब पहुंची हॉस्पिटल तो गनवा इज क्राइंग. वो अंग्रेजी जबान ज़्यादा बोलती है. शी सीरियन डिसेंट है, वो अरब है, वो सीरियन है. गनवा प्लीड कर रही है. जब गनवा पहुंची है उस वक्त तक ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था. ही वॉज अनकॉन्शियस. उस वक्त वो कॉन्शियस नहीं है. वॉज ही डेड? पार्शली. उसकी पल्स नहीं है. इन एंड आउट. कुड ही बी रिवाइव? मे बी. जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में. नाउ शी इज प्लीडिंग एंड क्राइंग के जुल्फ़िकार जूनियर, मनी से जुल्फ़िकार भुट्टो नहीं, क्योंकि इनके बेटे का नाम जुल्फ़िकार है. तो जुल्फ़िकार तुम्हारा वेट कर रहा है. वन ऑफ द मोस्ट बिलवड सन ही है. क्योंकि जो बेटी है वो शी इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू द डैडी, बट द छोटा बच्चा है. जुल्फ़िकार इज़ वेटिंग फॉर यू. मुर्तज़ा वेक अप, मुर्तज़ा वेक अप. जुल्फ़िकार इज़ वेटिंग फॉर यू मुर्तज़ा. एंड ऑफ कोर्स जुल्फ़िकार जूनियर जो है क्लोज टू द रेजिडेंस है. और वो आई थिंक ही वॉज वॉचिंग टीवी. व्हाट वाज ही वॉचिंग? स्पेस एलियंस और समथिंग करके प्रोग्राम है. ही इज़ वॉचिंग दैट. वो उसका अपना इंटरव्यू है. सीन दैट. और वो देख रहा है और उसको नहीं पता क्या हो रहा है. बट गनवा इज स्क्रीमिंग. एंड देन यहाँ से पिक्चर कट होती है. बेनज़ीर विद वॉकिंग विद वन चप्पल. प्राइम मिनिस्टर, वन चप्पल. हाउ मेनी पीपल? So many people. Could have somebody gave her a chappal? Maybe. But she didn't want to wear a chappal because it looks really bad, right? एक चप्पल के साथ. When you can wear one chappal, you can wear second chappal. Or you can come barefoot. But one chappal, it don't add up. और जो लोग चप्पलों को समझते हैं उनको पता है कि मेरा भाई, 1 घंटे तक तो कोई डॉक्टर नहीं आया मेरे भाई के लिए, पर मेरा भाई is gone. And that's the end of one era. One more murder. शहीदों की पार्टी का. By the way, उसका बेटा is doing very well right now in Sindh interior. अब बहन वज़ीर आज़म में कई इंटरव्यूज़ मैंने सुने जिसमें वो कह रही हैं कि मैं तो ख़ुद इस केस में विक्टिम हूँ. अब अपनी हुकूमत में इस केस की इन्वेस्टिगेशन तो हुई होगी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया, और हर कत्ल का एक मोटिव भी होता है. लास्ट टाइम भी हमने बात की थी. अब मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के पीछे मोटिव क्या था? मोटिव तो है, देयर इज़ अ मोटिव. लेकिन जिसकी हुकूमत है उसकी इन्वेस्टिगेशन है ना. तो इन्वेस्टिगेशन होगी कैसे? जिसने मुंह खोलना है. हाँ, बली के बकरे तो बहुत बने हैं इसमें. पुलिस वालों को बली का बकरा बनाया गया या कोई भी चीज़ हुई. लेकिन सच किसने बोला? जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था मिस्टीरियसली डाइड. जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था मिस्टीरियसली डाइड. He got killed. Not too long after. काम हो गया उसका. सेम थिंग विद बेनज़ीर के जो अतराफ के लोग थे वो भी मर गए ना. मुर्तज़ा के अतराफ के लोग भी मर गए. थिंग्स डाइड. इट हैपन. सो इन्वेस्टिगेट अगर बेनज़ीर चाहती, इन ऑल ऑनेस्टी, चलें लेट्स लीव द रिडल्स जिसको पहेलियां नहीं बुझवाता मैं. तो बेनज़ीर के पास एक्सेस है. जब हुकूमत है तो आपके पास सब कुछ है. अब जरदारी की हुकूमत, उसके पास सब कुछ है. सो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्टिगेट अ मैटर, आप पूरी हुकूमती मशीनरी, यू हैव द बेस्ट गाइज इन अ बिजनेस ना. अब मैंने अभी एक नाम लिया शोएब सडल का. वन ऑफ द बेस्ट गाइज इन अ बिजनेस. आई डोंट लाइक टू मेंशन थ्रो लॉट ऑफ नेम, बट देयर आर सम अमेजिंग गाइज आपकी पुलिस में. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट FIA, दैट्स अ डिफरेंट एंटिटी. कि पुलिस के इन्वेस्टिगेटर जो अच्छे हैं बहुत कम नहीं है. मतलब यू हैव सम ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स जो करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं. लेकिन फिर उनको पता होता है कि जान नहीं रहेगी. तो जब तक ऊपर से हुक्म नहीं आएगा, आपकी हुकूमती मशीनरी जो है वो हर हरकत में नहीं आएगी. एंड सेम थिंग हैपन इन दिस केस. दैट्स व्हाई इट्स अ मिस्ट्री. व्हाट हैपन? नोबडी नोज.